भारत का इतिहास वीरता और पराक्रम की अनगिनत गाथाओं से भरा पड़ा है, जिसमें कुछ किस्से ऐसे हैं जिन्हें समय की धूल भी नहीं मिटा पाई। दोस्तों, आज हम एक ऐसे योद्धा की बात करने वाले हैं जिसने अपनी रणनीति के चलते ऐसी महारत हासिल की थी कि जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल कांप उठते थे। ये कहानी है द ग्रेट वॉरियर पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान केवल युद्ध कौशल में ही माहिर नहीं थे, बल्कि उन्हें अनेक भाषाओं का भी ज्ञान था और उनकी सबसे बड़ी कला शब्दभेदी बाण चलाने की थी, यानी कि बिना देखे तीर चलाना और लक्ष्य को भेदना। लेकिन दोस्तों, इतिहास केवल वीरता और पराक्रम से ही नहीं बनता, उसमें प्रेम, धोखाधड़ी और कूटनीति भी शामिल होती है। पृथ्वीराज चौहान को एक और अपने ससुर जयचंद से युद्ध करना था और दूसरी ओर एक विदेशी ताकत से, जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी भारत पर कब्जा कर उस पर शासन करना चाहता था। दोस्तों, कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 16 से 17 बार युद्ध में हराया था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के जीवन से जुड़ी इस अनसुनी कहानी और इसके पीछे की सच्चाई के बारे में। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है सन 1166 से। राजस्थान के अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान एक पराक्रमी राजा थे। उनकी पत्नी रानी कर्पूर देवी ने एक बालक को जन्म दिया। राजा और रानी ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनका पुत्र एक दिन महान सम्राट बनेगा। बालक के जन्म पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक एक दिन पूरी पृथ्वी पर राज करेगा, जिसके चलते उसका नाम पृथ्वीराज रखा गया। बचपन से ही पृथ्वीराज चौहान का स्वभाव काफी अलग था। जहाँ उनकी उम्र के बच्चे खेल खेला करते थे, वहीं पृथ्वीराज चौहान तलवार और तीरंदाजी का अभ्यास करते थे। कहते हैं बचपन में पृथ्वीराज चौहान अपने एक मित्र के साथ जंगल में शिकार के लिए गए थे। तब एक शेर ने उन पर हमला कर दिया और पृथ्वीराज चौहान ने अकेले उस शेर को मार डाला। पृथ्वीराज चौहान महज 12 वर्ष की उम्र में ही बिना देखे केवल आवाज सुनकर निशाना लगा सकते थे। यही शब्दभेदी बाण विद्या आगे चलकर उनके लिए इतिहास बन गई। जब पृथ्वीराज केवल 13 वर्ष के थे, तभी उनके पिता सोमेश्वर चौहान का निधन हो गया। यहाँ से पृथ्वीराज चौहान के जीवन में एक नया दौर शुरू होने वाला था। सोचिए, इतनी छोटी सी उम्र, लेकिन जिम्मेदारी पूरे राज्य की थी। राज्य के मंत्रियों और उनकी माता ने उनका राज्याभिषेक करा दिया। राज्याभिषेक के होते ही पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर और दिल्ली की कमान अपने हाथों में थाम ली। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि शेर चाहे छोटा हो या बड़ा, होता आखिरकार वो शेर ही है। पृथ्वीराज उम्र में छोटे जरूर थे, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता किसी बड़े राजा से कम नहीं थी। राज्य को संभालते हुए अभी कुछ ही वक्त हुआ था और पृथ्वीराज को अपने जीवन का पहला युद्ध का सामना करना था। यह युद्ध था महाबा के राजा परमाल देव और चंदेल राजपूतों के बीच। इसी बीच पृथ्वीराज की मुलाकात चंद्रबरदाई से हुई, जो एक कवि होने के साथ एक महान योद्धा भी थे, जो आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान के सबसे खास मित्र बने। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने अपनी पहली जीत हासिल की। इस युद्ध के बाद चौहान वंश की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ गई थी। पृथ्वीराज का शासन न्यायप्रियता, वीरता और जनता के प्रति समर्पण का एक बड़ा उदाहरण था। पृथ्वीराज के शासनकाल में दिल्ली और अजमेर में व्यापार बढ़ता चला गया और नए नए तालाब, किले और मंदिरों का निर्माण हुआ। दोस्तों, यह प्रसिद्धि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान तक भी फैल चुकी थी। दूसरी तरफ मध्य एशिया में एक नाम बड़ी तेजी से उभर रहा था, वो था मोहम्मद गोरी, एक ऐसा शासक जिसकी नजर केवल भारत की प्रसिद्धि पर थी। मोहम्मद गोरी भारत पर कब्जा कर यहाँ के लोगों को अपना दास बनाना चाहता था। गोरी ने भारत पर लूटमार और आक्रमण करना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसने भारत के उत्तरी पश्चिमी इलाकों पर कब्जा करना चाहा तो उसके रास्ते में एक नाम चट्टान की तरह खड़ा था। वह था पृथ्वीराज चौहान। साल था 1191। मोहम्मद गोरी अपनी विशाल सेना लेकर भारत पर चढ़ गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने भी राजपूतों की संयुक्त सेना के साथ मोहम्मद गोरी का सामना किया। दोस्तों, इस युद्ध में एक तरफ भारतीय राजपूतों की भारी सेना और दूसरी ओर गोरी की विशाल सेना थी। यह युद्ध हुआ तराइन के मैदानों में। आसमान से तीर ऐसे बरस रहे थे जैसे कि बारिश हो रही हो। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की रणनीति कमाल की थी। उन्होंने अपनी सेना को 2 पंक्तियों में लगाया। पहली पंक्ति दुश्मन को रोकती और दूसरी पंक्ति उस पर वार करती। इस रणनीति के चलते पृथ्वीराज की सेना मोहम्मद गोरी की सेना पर भारी पड़ रही थी। जैसे ही मोहम्मद गोरी की सेना थकने लगी, राजपूतों ने उन पर आक्रमण कर दिया, जिससे मोहम्मद गोरी हार मानकर अपनी सेना के साथ वापस लौट गया। इतिहास कहता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को इसी रणनीति के चलते 16 से 17 बार युद्ध में हराया था। इस जीत के बाद पृथ्वीराज चौहान का नाम दूर दूर तक फैल गया। दूसरी ओर उज्जैन के राजा जयचंद एक पराक्रमी राजा थे। जब उनकी पुत्री संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना तो वह उनके साहस की बातें सुनकर उन पर मोहित हो गई। जहाँ पृथ्वीराज और जयचंद के संबंध कुछ ठीक नहीं थे। जयचंद ने पृथ्वीराज को अपनी पुत्री के स्वयंवर पर आमंत्रण ही नहीं किया, बल्कि पृथ्वीराज की मूर्ति बनाकर उसे दरबार में एक जगह रख दिया। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, प्रेम को कोई भी दीवार नहीं रोक सकती। तभी उनकी पुत्री संयोगिता ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे दरबार में खड़े सभी राजाओं के होश उड़ गए। संयोगिता ने उसी मूर्ति पर वरमाला डालकर पृथ्वीराज को अपना पति चुन लिया। फिर पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का
अपहरण कर अजमेर में उसके साथ विवाह किया और इन दोनों की प्रेम कहानी भारत के इतिहास की सबसे खूबसूरत कहानी में से एक है। अपनी पुत्री के हरण से जयचंद को काफी बुरा लगा। इतिहासकार कहते हैं कि यह वही क्षण था जब जयचंद ने पृथ्वीराज के प्रति अपने मन में क्रोध भर लिया था और इसी बात का फायदा मोहम्मद गौरी ने उठाया और जयचंद को अपनी ओर कर लिया। गौरी ने एक बार फिर से भारत पर हमले की तैयारी की, लेकिन इस बार उसने अपनी योजना में धोखे और कूटनीति को भी शामिल किया। साल 1192 में एक बार फिर पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी आमने सामने थे। इस बार मोहम्मद गौरी अपनी विशाल सेना के साथ आया था और उसने राजपूतों पर रात में हमला किया। इस बार जयचंद ने पृथ्वीराज की सहायता नहीं की और कई बड़े राजाओं ने भी पृथ्वीराज चौहान के साथ विश्वासघात किया, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी के सामने घुटने नहीं टेके और बड़ी बहादुरी से युद्ध किया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर छल से हमला करवाकर उसे बेहोश कर दिया। उसके बाद पृथ्वीराज को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया। जब इतने सब से मोहम्मद गौरी का मन नहीं भरा तो उसने पृथ्वीराज को अपने सामने झुकाना चाहा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने अपने मान सम्मान के लिए अपने सिर को नहीं झुकाया। पृथ्वीराज के इस उत्तर से मोहम्मद गौरी पागल सा हो गया और उसने पृथ्वीराज को झुकाने के लिए अनेक यातनाएं देने लगा। लेकिन जब इन सब से भी कुछ नहीं हुआ तो मोहम्मद गौरी ने गर्म तीरों से पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी, लेकिन इसके बाद भी पृथ्वीराज चौहान उसके सामने झुके नहीं। जब मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज की शब्द वेदी बाण विद्या के बारे में पता चला तो वह हंसते हुए बोला, भला कोई अंधा होकर भी कैसे निशाना लगा सकता है, दिखाओ तो। जब पृथ्वीराज को बिना देखे तीर से निशाना लगाने के लिए तीर धनुष दिए गए तो उसने अपनी इसी विद्या से मोहम्मद गौरी के सीने पर तीर चला दिया और यही क्षण इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। एक अंधे राजा ने अपने दुश्मन को उसी की अदालत में मार गिराया। मोहम्मद गौरी की मौत के तुरंत बाद ही पृथ्वीराज चौहान भी वीर गति को प्राप्त हो गए। पृथ्वीराज चौहान ने केवल दिल्ली और अजमेर पर ही शासन नहीं किया बल्कि उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की भी रक्षा की। उनकी यह गाथा हर भारतीय के लिए प्रेरणादायक है। दोस्तों, भारत के आखिरी हिंदू सम्राट के रूप में उनका नाम आज भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। अगर आपको इस वीडियो में जरा सा भी गौरव महसूस किया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए।